तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे परमाणु का लेक्चर नंबर 10। और 9 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, और पिछले लेक्चर में हमने उदाहरण भी देखा था। तो अब से चैप्टर को जो है वो अब मतलब चैप्टर या ढंग से शुरू हो चुका है। और आप यहाँ तक एनसीईआरटी पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। तो पहले अगर आपने नहीं पढ़ी तो अभी तक जो एनसीईआरटी है वो आप पूरी पढ़ के आइए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक एनसीईआरटी जो हमने पढ़ी है वो आगे बहुत काम में आएगी। तो बच्चों आपको सबसे पहले फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए, थ्योरी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, अच्छे से थ्योरी क्लियर नहीं है, तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो जो आइए आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में। और इसको पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी रीड नहीं की है और उसको करके आइए, और जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसको भी आपको जो है रीड करने आनी थी एनसीईआरटी। हम जो है इसको पढ़ेंगे तो आपको जो और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए आज हम परमाणु स्पेक्ट्रम को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। जब भी क्या होता है कि कोई मान लीजिए कोई लाइट पड़ती है, या मान लीजिए मान लीजिए एक गैस में, कोई भी गैस है, मान लो एयर है, हवा है। और उसमें से जो है हम कोई वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य की कोई लाइट पास करते हैं, मतलब भेजते हैं उसमें से। तो क्या होता है कि ये देखा जाता है कि मान लीजिए एक स्क्रीन लगी हुई है। अरे रुकिए जरा। ठीक है, यहाँ पे नहीं बनाते हैं, यहाँ पे बना लीजिए। मान लीजिए स्क्रीन बनी हुई है, स्क्रीन पे जो है यह देखा जाता है कि कहीं कहीं पे कुछ काले जो है वो नजर आते हैं, लाइन, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्यों नजर आती है उसको भी बताएंगे आपको। ठीक है, ओके। बस 2 मिनट में इसको ड्रॉ कर लूँ, फिर मैं समझाता हूँ आपको। हम्म। हाँ, तो हमको जो है ऐसा जो है कुछ देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि ये क्यों देखने को मिलता है, तो अब समझिए बात। होता है कि मान लीजिए कोई गैस से कोई किसी भी तरंग दैर्घ्य की जो मान लो लाइट पास कर रही है, तो कुछ तरंग दैर्घ्य जो है वो गैस एब्जॉर्ब कर लेती है, कहने का मतलब है अपने अंदर सूख लेती है। कुछ सूख लेती है, तो जो नहीं सूख पाती है वो स्क्रीन पर दिख जाती है। तो ऐसी जो है हमको काली काली जो है लाइन देखने को मिलती है। और रुकिए जरा, इसको बंद कर लो। तो ये जो है ऐसी जो है हमको कुछ लाइंस देखने को मिलती हैं। अब जैसे ये जो है ये यही दिखा रहा है कि किस तरंग दैर्घ्य की जो है किसकी जो है कहाँ पे कैसा दिखा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ देखिए, देखिए, अगर आपकी जो वे तरंग दैर्घ्य है वो 91 नैनोमीटर से 122 नैनोमीटर तक है, तो आप जो है लाइमन श्रेणी में आते हैं। और आपका जो है कुछ इस प्रकार का जो है आपको स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। ये स्पेक्ट्रम जो है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से उत्सर्जित है, मतलब हाइड्रोजन से जो हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम आता है, स्पेक्ट्रम होता क्या है। अरे सबसे पहले तो आपको ये बताना भूलेगा। देखिए, मैंने आपको समझाया था, जब भी किसी गैस को या फिर किसी में भी जो है उसको ऊर्जा देकर जो है उत्सर्जित किया जाता है, तो उत्सर्जित होने पर जो है एक चमकीला हमको दिखता है, चमकीली कुछ चीजें दिखती हैं। और जो है हमको जो है स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ता है लाइट्स का। तो उसी स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे आज। हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के से उत्सर्जन जो है उनकी रेखाएं को पढ़ेंगे। अगर आपकी जो है तरंग दैर्घ्य 365 नैनोमीटर से 666 नैनोमीटर तक है, तो आप बामर श्रेणी में आते हैं। अगर तरंग दैर्घ्य 820 नैनोमीटर से 1875 नैनोमीटर तक आते हैं, तो आप जो है पाश्चन जो है श्रेणी में आते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके जो फॉर्मूला भी वो जो उन्होंने बनाए थे उसको भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे। और स्पेक्ट्रा जो है, स्पेक्ट्रम जो है उसको हम समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है, और बहुत ही समझ सकते हैं आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ईजी भी है। आगे इसी स्पेक्ट्रम को हम और अच्छे से पढ़े। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को आप सबसे पहला सवाल जो है आपके मन में ये बन सकता है कि हम हाइड्रोजन का ही क्यों स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, हम जो है और किसी का स्पेक्ट्रम क्यों नहीं पढ़ सकते। हम तो कोई भी ले सकते थे। जो धातु जरूरी क्यों है कि हम इलेक्ट्रॉन ही ले। देखिए कोई फर्क कुछ नहीं पड़ता है। बस इतना समझ लीजिए कि हाइड्रोजन जो सबसे सरल है, उसको समझने में जो है हमको सरलता मिलती है। और हमको तो बस समझना था, हमको एक चीज को पढ़ना है, तो जब हम उसको सबसे सरल पदार्थ से पढ़े या सबसे कठिन या सबसे जटिल पदार्थ से पढ़े, तो मेरे हिसाब से आपका जवाब यही होगा कि हम सबसे सरल से पढ़े, क्योंकि हमको तो चाहे दोनों साइड से बराबर ही पढ़ना है, चाहे इधर से पढ़ो चाहे उधर से पढ़ो। तो इसलिए हाइड्रोजन को जो है उसको पढ़ना आसान है, उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, उसको समझना आसान है। इसलिए उसकी जो है हम उसको इस्तेमाल करते हैं। चलिए, क्योंकि उसको अलग कर लेता हूँ। अभिलक्षण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम।
अनुच्छेद 12.1 में उल्लेख किए गए अनुसार प्रत्येक तत्व अभिलाक्षण और स्पेक्ट्रम विकिरण उत्सर्जित करता है। तो हाँ, ये मैंने आपको अभी बताया। उत्सर्जित विकिरण से प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम में विशिष्ट तरंगदैर्घ्य होती है, मतलब तरह तरह की तरंगदैर्घ्य होती है। इस प्रकार के मतलब विशिष्ट मतलब एक पर्टिकुलर तरंगदैर्घ्य होती है। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है, और इसमें काली पृष्ठभूमि पर दीप्त रेखाएं होती हैं। तो काली पृष्ठभूमि मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो दीप्त रेखाएं हैं और ये काली पृष्ठभूमि के फॉर्म में हमको दिखती हैं। पदार्थ के उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम का अध्ययन। तो उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम का अध्ययन फिंगरप्रिंट के रूप में कार्य कर सकता है और गैस की पहचान में मदद कर सकता है। अब देखिए, हर गैस के लिए अगर आप अभी तो ये हाइड्रोजन के लिए है, तो हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, और जो है ये हर किसी गैस के लिए अलग होगा। कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, मतलब हाइड्रोजन की जब किसी भी तरंग की लाइट दी जाती है, तो कुछ ये एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ ये अंदर से निकल जाने देती है। तो ये जो है हाइड्रोजन के बारे में जो हम स्क्रीन पर उसको पढ़ते हैं, फिर हम समझते हैं कि यार, जैसे मैंने आपको आपसे कहा कि यार मैंने तो इतने तरंग दैर्घ्य मान लीजिए, मैंने यार 2000 तरंग दैर्घ्य, मतलब मान लीजिए मैंने 2000 तक की तरंग दैर्घ्य का यार वो दिया था हमने तो मतलब लाइट पास की थी हाइड्रोजन से, ऊर्जा पास की थी। लेकिन यार हमने देखा कि स्क्रीन पर तो यार मतलब जो ये मान लीजिए यही दिखता है, मैंने 2000 तक की दी थी लेकिन मुझे ये दिख रहा है। तो यार मैं समझ सकता हूँ कि जहां जहां नहीं दिख रहा है, जिस जिस तरंग दैर्घ्य की जो है तरंग दैर्घ्य की वहां पे नहीं दिख रही है आपको स्पेक्ट्रम की रेखा पर रेखाएं, कहने का मतलब है वो हाइड्रोजन ने अपने अंदर सूंघ लिया है। तो वो हाइड्रोजन ने अपने अंदर सूंघ लिया है, कहने का मतलब है, तो ये स्क्रीन पर जो लाइनें दिख रही हैं, अपन समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है इन्हीं को अपने अंदर से आने देता है। तो ये जो है फिंगरप्रिंट की तरह काम करेगा। आपका जो है जो अंगूठा है, आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर जो है लाइनें हमारे अंगूठे पर बनी होती है। अब ध्यान से देखिए, तो एक लाइन है जो है हमारे अंगूठे पर बनी होती है। जब हम इसको फोन पर लगाते हैं तो वो समझता है कि क्या ये वही लाइन है जो फिंगरप्रिंट में इनके हाथ में थी। तो बस वही लाइन है, जब आ जाती है वो समझ जाता है, तो फोन खुल जाता है। तो फिंगरप्रिंट में क्या होता है, वो तो अपन लाइन देखते हैं कि हाथ पे जो लाइन है वो है कि नहीं, मतलब देखते तो वही है उस हिसाब से। अगर आप ऐसा समझ के चले तो उस हिसाब से तो यही लाइन जो है वो यहाँ देखी जा रही है, यहाँ भी वही लाइन देखी जा रही है। वही लाइन हम वही देखते हैं कि क्या हाइड्रोजन से पास करने पर यही लाइन दिखती है। तो क्या यही लाइन दिखती है, हमने देखा कि लाइन दिख रही है, यही थी जो हाइड्रोजन जो है अपने अंदर से आने देता था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि शायद हाइड्रोजन जो है फिंगर मतलब जो है फिंगर, ये शायद हाइड्रोजन है। तो ये गैसों के लिए फिंगरप्रिंट का काम करता है। क्या मतलब फिंगरप्रिंट जैसा काम करता है, जिससे हम समझते हैं कि ये गैस कौन सी है, उसके बारे में समझना हमको आसान पड़ता है और समझ पाते हैं कि हाँ ये गैस है। स्पेक्ट्रम के नक्शे हम उसको देखते हैं। और जब श्वेत प्रकाश किसी गैस से होकर गुजरता है और हम स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके पारगत प्रकाश का विश्लेषण करते हैं, तो स्पेक्ट्रम में अधिक रेखाएं दिखाई देती हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही हैं। मतलब स्पेक्ट्रोमीटर से जो होता है हम उसकी रेखाओं को देखते हैं, जो है स्पेक्ट्रोमीटर से कौन कौन सी जो है रेखाएं आगे चली गई, किस किस तरंग दैर्घ्य की, और किस किस तरंग दैर्घ्य की रेखाएं जो है वो नहीं पास हो पाई। तो उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम की विशिष्टताएं। उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम में प्रदर्शित रेखाएं परिशुद्धतः उन तरंग दैर्घ्यों के तदनुरूपी होती हैं जो उस गैस के उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम में पाई जाती हैं, और इसलिए यह उस गैस के पदार्थ का अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है, मतलब अवशोषण कर लिया। अवशोषण क्या होता है, उसने कह सकते हैं इंग्लिश में एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर सूख लिया। तो अवशोषण कर लिया, मैंने आपसे क्या, मान लीजिए हाइड्रोजन की जगह कोई और गैस होती, इस गैसें तो बहुत होती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, बहुत गैस होती हैं। लेकिन मान लीजिए कि हाइड्रोजन का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, तो उसमें से हमने किसी किसी तरंग दैर्घ्य की लाइट को पास किया। जब पास किया मतलब उसके अंदर से भेजा, तो हम देखते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से हमने उसको स्टडी किया। बाद में जब वो जब हम ऊर्जा जो हमने भेजी थी लाइट, जब उससे वो आगे निकल गई, पास हो गई, जब हमने बाद में उसके बारे में स्पेक्ट्रोमीटर से देखा किया है, कुछ तरंग दैर्घ्य की जो है रेखाएं वो उसमें से नहीं निकल पाई। कहने का मतलब उसने उसको अवशोषण कर लिया। इसलिए यह गैस के पदार्थ का अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ऐसे याद रखिए, गैस ने अवशोषण कर लिया, इसलिए कुछ हमें लाइनें दिखी। जब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया तभी तो हमें काली लाइन दिखी, कि जो निकल गई उसने काली लाइन दिखा दी। मतलब जो निकल गई उन्होंने अपनी अपनी काली लाइन दिखा दी, जो नहीं निकल पाए वो उसका अवशोषण हो गया। तो कहने का मतलब है इसलिए उस गैस का पदार्थ का जो इसलिए उस यह उस गैस का पदार्थ का अवशोषण स्पेक्ट्रम कहला है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि उस पदार्थ का जो है अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उस गैस ने अवशोषण कर लिया है। ऐसे अभ्यास कर सकते हैं इसको। परिमाणीय हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम, हाँ, परमाणु हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम चित्र 12.5, ये रहा जो 12.5 है।
में परमाणु हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। इस स्पेक्ट्रम का अध्ययन हमें हाइड्रोजन गैस की पहचान में मदद करता है। जैसे कि हमने आपको पहले ही यहाँ पे बताया था, ये देखिए कि उत्सर्जित रैखिक स्पेक्ट्रम का अध्ययन फिंगरप्रिंट के रूप में कार्य कर सकता है और गैस की पहचान करने में मदद कर सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है अपना जो स्पेक्ट्रम जो है रैखिक स्पेक्ट्रम किसी भी फिंगरप्रिंट जैसा काम कर सकता है और किसी भी गैस की पहचान में मदद कर सकता है। तो इससे हम जो है स्पेक्ट्रम को देख के हम बता सकते हैं कि यार ये हाइड्रोजन का है, या ये नियोन का है, या ये आर्गन का है, या ये क्रिप्टन का है, या ये किस किस भी गैस का है। तो हाइड्रोजन के लिए जो है हमने ये वाला जो है हमारा हमारा हमें जो है इस तरीके का जो है देखने को मिला स्पेक्ट्रम, जो कि हमने स्पेक्ट्रोमीटर से उसके बारे में पढ़ा। तो हमें जब अगर मान लीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, मान लीजिए हमें गैस पता लगानी हो कि यार ये हाइड्रोजन है कि नहीं, हमने लाइट उसमें से पास की, मान लीजिए कोई व्हाइट लाइट पास की। अब वायरलेस पास करने में क्या होगा, कुछ तरंग दैर्घ्य की जो है लाइट वो अपने अंदर अवशोषण कर लेगा, कुछ तरंग दैर्घ्य की उसके अंदर से निकल जाएंगी। जो निकल जाएंगी उसको स्पेक्ट्रोमीटर से हमें जो है स्टडी करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, और जब पाएंगे तो ये लाइन हमको देखने को मिलेगी। जब ये लाइन हमको देखने को मिलेगी, हम लाइन को देखते ही तुरंत समझ जाएंगे यार कि हाइड्रोजन की से हाइड्रोजन जो गैस इसमें इस्तेमाल करेगी ये वो हाइड्रोजन की है। देखते ही अपन कहेंगे, क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में पहले से पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि यार लाइन है यही देखने को मिलनी थी, यही देखने को मिली है। बस वो जो है गैस की पहचान में जो है इस तरीके से हमें ये मदद करता है, और इसको बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये हम इसको आगे पढ़ेंगे। 91 से 112 अगर नैनोमीटर तक आपकी अगर जो है तरंग दैर्घ्य है, तो उसको हम बोलेंगे लाइमैन श्रेणी। अगर जो है 356 नैनोमीटर तक है, तो 356 नैनोमीटर से 656 नैनोमीटर तक हम उसको बोलेंगे बामर श्रेणी। और 820 नैनोमीटर से 1875 नैनोमीटर, ये थोड़ा बड़ा है, और सीधा इतना लंबा, इसको बोलेंगे हम पाषाण श्रेणी। इनके फॉर्मूले जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इन फॉर्मूलों के बारे में हम अगले लेक्चरों में पढ़ेंगे। और ये जो है एक पर्टिकुलर तरंग दैर्घ्य की जो है इन जो पर्टिकुलर तरंग दैर्घ्य की रेखा इनमें से निकलती हैं गैस में से, उनको एक एक श्रेणियों में रखा गया है। इन्हीं श्रेणियों को हम लाइमैन, बामर और पाश्चन बोलते हैं। इन्हीं का जो है हम फॉर्मूला भी पढ़ेंगे आगे, और इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे बहुत डीप में। अभी केवल हमको अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में आज हमने पढ़ा है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में। तो और हमने क्या समझा कि जो अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो हमने अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा, और कैसे जो है गैस जो है सूख लेती है, अवशोषण कर लेती है, और कुछ वेवलेंथ की तरंगों को, और कुछ को निकल जाने देती है। तो उन जब निकल जिनको निकल जाने दी, हमने उनके बारे में भी पढ़ाई की, उनके बारे में भी देखा कि वो कैसे हम उनको देखते हैं, और कैसे जो है यह तरीका एक फिंगरप्रिंट, गैसों के फिंगरप्रिंट की तरह यह काम करता है। और कैसे जो हम गैसों की पहचान करते हैं इस तरीके से। तो आज हमने इसके बारे में सब कुछ पढ़ा, और बड़ी मजेदार लेक्चर था। अगले लेक्चर में आपको और ही मजा आने वाला है, क्योंकि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम स्पेक्ट्रमी श्रेणी। और हम ये भी देखेंगे कि कुछ फॉर्मूले होते हैं जो बामन, पाश्चन और लाइमन जो है इनके श्रेणियों को जो है बताते हैं, और कैसे बताते हैं वो हम आपको अगले लेक्चर में देखेंगे। फॉर्मूले को हम अच्छे से पढ़ेंगे, और आपको बहुत ही मजा आने वाला है अगले लेक्चर में। और ये अभी बात याद रखिए, जो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल के, बहुत ही आसान बनते हैं और बहुत ही मजेदार होते हैं, क्योंकि उनको सॉल्व करना बड़ा ही जो है हल हल करना बहुत ही सरल पड़ जाता है, क्योंकि उतने टफ होते नहीं है इसके न्यूमेरिकल। तो हमको जो है इसके न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। और जो मैंने आपको जी बताया है डायग्राम चित्र, जो मैंने आपको दिखाया था, ये चित्र आपको याद नहीं करना है, लेकिन आपको याद रखनी है कि पहले आती है लाइमन, फिर आती है बामर, फिर आती है पाशन, क्योंकि इनको अगर हम क्रम से याद करेंगे, इनके फॉर्मूले याद करने में हमें बड़ी आसानी होगी। तो क्रम से याद रहे तो बढ़िया है, क्योंकि अगर क्रम से याद रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर क्रम से याद नहीं रहेगा तो यार फॉर्मूले में भी समझने में दिक्कत आएगी। सो और आपको याद रखनी है, लाइमन में देखिए कितनी से कितनी कम तरंग दैर्घ्य तक जो है रेखाएं हैं। बामर थोड़ी ज्यादा है, और लाइमन से ज्यादा तरंग दैर्घ्य जो है कवर कर रही है। सॉरी, बामर के बाद पाशन जो है तो सबसे ज्यादा जो है तरंगदैर्घ्य नैनोमीटर जो है जो कवर कर रही है। तो कल हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रमी श्रेणी। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो हमने आज पढ़ा है इसकी एनसीईआरटी को रीड करनी है, ज्यादा मैंने नहीं पढ़ाया, केवल 2-3 पैराग्राफ ही है, तो उनको आपको रीड कर लेना है। और इधर तक की एनसीईआरटी को पढ़ लेनी है, क्योंकि यार एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। तो एनसीईआरटी आपको इधर तक की पढ़ लेनी है, तो यहाँ तक एनसीईआरटी प्लीज पढ़ के आइएगा। और कल हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रमी श्रेणी, तो इसकी भी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, पढ़ के ही क्लास लीजिएगा, क्योंकि जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगी चीजें। अगर आप पहले से पढ़ के नहीं आओगे तो आपको जो है चीजें समझने में दिक्कत होगी। तो आप इसको जो है पहले से पढ़ के आओगे तो आपको जो है समस्या नहीं होगी, मेरी क्लास में जो है कुछ समझने में डाउट्स नहीं आएंगे। और डाउट्स आ ही नहीं सकते यार, इतना मैंने मतलब प्रिसाइजली आपको समझाया, इतने एक्यूरेटली आपको समझाया, हर चीज को एक एक तरीके से समझाया है। तो डाउट्स वैसे आने नहीं चाहिए, वो आएगी तो आप अगर वीडियो को दोबारा पिछले पीछे करके देखेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा। वीडियो को पीछे जाइए और वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, तो दोबारा देखिए, आपको कोई डाउट नहीं आएगा। और स्पेक्ट्रम स्टडी प्लीज कल पढ़ के आइएगा, और अगले लेक्चर में जब आप उसको पढ़ के आएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। और बस स्पेक्ट्रम श्रेणी कल हम पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में बस यही समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और स्पेक्ट्रम श्रेणी पढ़ के आइएगा। बाय बाय।